हार देख रहे हैं आप और मैं हूं गुलशन कुमार। लोकतंत्र का सबसे महापर्व होता है चुनाव, और चुनाव के हम उस दौर में हैं जब सीटों का बंटवारा होगा और ये भी बताया जाएगा कि किस सीट से कौन उम्मीदवार खड़े होंगे। अभी हम बात करेंगे बेगूसराय विधानसभा सीट की, और हमारे साथ चर्चा के लिए भाजपा नेता अमरेंद्र अमर हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आप ताल ठोक रहे हैं बेगूसराय विधानसभा सीट से। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि पार्टी आप पर भरोसा क्यों करे? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 1981 में मैंने पहला वर्ग किया, और उसके बाद विद्यार्थी परिषद, और उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा, फिर भारतीय जनता पार्टी। एक सतत 30 वर्षों की यात्रा है छात्र जीवन से। इसीलिए हमारी पार्टी में अपने खुद दावा ठोकना और दावेदारी करना होता नहीं है। संगठन अपने आप ये देखती है कि कौन व्यक्ति कहाँ खड़ा है, किसका कितना सेवा है, कितना संघर्ष है, और उसी के आधार पर उसका आकलन होता है। मेरा तो साफ साफ मानना है कि हम जिस संगठन से जुड़े हुए हैं उसमें यदि 30 वर्षों की यात्रा मेरी है तो वो वैचारिक प्रतिबद्धता है। भारतीय जनता पार्टी के अप एंड डाउन्स आए होंगे, लेकिन सारी परिस्थितियों में यदि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, संघ के साथ, विद्यार्थी परिषद के साथ खड़ा हूँ, तो ये एक कंटिन्यूएंस जो है वही बताता है कि हम कहाँ हैं। और इसीलिए मेरा तो साफ साफ मानना है कि राजनीति सेवा के लिए है, और इसीलिए मैं बार बार इन पंक्तियों को दोहराता हूँ कि जब आपको लगे तो आप रंती देव की तरफ देखिए। और रंती देव ने कहा कि ना तो हम कामे राज्यंग, ना स्वर्गंग, ना पुनर्भवम, काम ए दुख तप्ता नाम, प्राणी नामाति नाशटंग। जिस संघ ने शिक्षा दी है, आज उसके प्रतिरूप के रूप में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, जिनके सामने अपना कुछ नहीं है, सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर है। जिस संस्था के साथ मैंने प्रारंभ किया, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हजारों हजार प्रचारक पूरे देश में फैले हुए हैं, और उनका अपना कुछ नहीं है। इसीलिए राजनीति सेवा के लिए है। मेरा बेगूसराय में कोई दावा नहीं है। मेरा दावा भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, हमारे संघ के हैं, उन लोगों के द्वारा जो भी निर्णय होगा वही दावा है। और भारतीय जनता पार्टी में 30 वर्षों का यदि मेरा संघर्ष है, सरोकार है, समर्पण है, तो वही सबसे मजबूत दावा है, और इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी विचार करती है। और भी है कैंडिडेट, विधायक, पूर्व विधायक हैं सुरेंद्र मेहता वहाँ से, तो अपने आप को सबसे अलग कैसे देख रहे हैं आप? मैं, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं अपने आप को सबसे अलग इसलिए देखता हूँ कि सबसे लंबा और एक पार्टी में छात्र जीवन से लेकर आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी के उतार और चढ़ाव दोनों का साक्षी रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के दीवार लेखन और विद्यार्थी परिषद के अधिवेशनों के माध्यम से वहाँ से लेकर आज तक के सफ़र में रहा हूँ। चूँकि भारतीय जनता पार्टी मेरे सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं है, वो मेरे सेवा का साधन है, और यही कारण है कि हमारा चेहरा पार्टी के सामने है, विचार के लिए है। इसलिए मेरा मैं अन्य लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपने बारे में कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सतत साधना ही मेरा सबसे मजबूत आधार है, और यही पार्टी के विचार का भी आधार है। आरोप प्रत्यारोप का खेल हो या फिर कुछ वैसा मुद्दा हो बेगूसराय का, जिसमें हमने देखा है आपको कि आप हमेशा जवाब दिए हैं विपक्षी दलों को, दूसरे पार्टी को, और भी लोग नहीं देते हैं आमतौर पे, लेकिन फिर भी भाजपा बेगूसराय में अलग अलग गुट क्यों बने हुए हैं? मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई गुट बेगूसराय में नहीं है। जहाँ पर काम है, जहाँ संघर्ष है, और जहाँ लोगों की समस्याओं को उठाने का सवाल है। ये आपका मानना है, लेकिन असल में कुछ और है। एक अलग अलग गुट बने हुए हैं जो एक दूसरे को नहीं देखना चाहते हैं। सही बात है। मेरा साफ साफ कहना है कि जो भी गुट यदि आप मान रहे हैं, वो गुट काम में दिखना चाहिए। कोरोना का कालखंड था, 3-4 महीने तक लॉकडाउन था। उस लॉकडाउन में जो चेहरा दिखा, जो सड़कों पर चेहरा दिखा, जो डबल मर्डर यदि रजौरा में होता है और वहाँ पर जो आदमी रोड पर खड़ा होकर लाशों को यदि पोस्टमार्टम के लिए भिजवा रहा है, तो वो चेहरा होगा। चेहरा वो होगा यदि सुभाष चौक पर कोई न्याय मांग रहा है और 6 घंटे तक सुभाष चौक जाम है, तो वो चेहरा होगा। चेहरा वही होगा जो राजनीति में संघर्ष की उपज है। चेहरा वही होगा जो जन सरोकार से जुड़ा हुआ है, और जो जन सरोकार से जुड़ा हुआ नहीं है
और गुटों की राजनीति करता है, न तो जनता उसे स्वीकार करती है, न संगठन उसे स्वीकार करती है। इसलिए मेरा इसके बारे में स्पष्ट कहना है कि यदि जनता के जन सरोकार के साथ, उसके संघर्ष के साथ, उसकी समस्याओं के साथ यदि आप खड़े रहते हैं, मैं तो साफ कहता हूं कि यदि पीयूष हत्याकांड होता है और यदि अपराध विरोधी मोर्चा बनाकर अमरेंद्र कुमार अमर संघर्ष करता है और चुनाव के कालखंड में उन्हें यदि जेल भेज दिया जाता है, तो पूरा बेगूसराय खड़ा होता है। संघर्ष का चेहरा तो ऐसे ही बनता है। यदि 2 पेट्रोल पंपों पर यदि हत्या होती है लगातार, और जो एसपी होता है वो डीजीपी का दामाद होता है, इतना पावरफुल होता है, लेकिन उसके खिलाफ भी यदि आंदोलन की धमकी दी जाती है कि आंदोलन नहीं करो, और फिर भी सड़कों पर यदि आंदोलन होता है, तो गुट तो वहां बनता है। इसीलिए हमारी संपूर्ण आकृति भारतीय जनता पार्टी की आकृति है। मेरा सेवा, संघर्ष, सरोकार भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ है। इसीलिए हम मानते हैं कि जो संघर्षों के साथ खड़ा रहा है, जो सरोकार के साथ खड़ा रहा है, जो लोगों के जन सरोकार की समस्याओं को उठाता रहा है, वही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है और वही गुट है, और वो गुट भारतीय जनता पार्टी का है। इसीलिए हमारा मानना है कि जिन लोगों ने ऐसा काम किया है, जो लोग संघर्ष के साथ ही रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के प्रतिबिंब है। आप अलग अलग बात करते हैं, पार्टी के लिए बात करते हैं, लेकिन विकास की बात कोई क्यों नहीं करता? नहीं, विकास की बात हो रहे हैं। विकास की बात कैसे नहीं हो रही है? विकास के बारे में बेगूसराय में मैं कहना चाहता कि नरेंद्र मोदी जी की बिहार में यदि सबसे ज़्यादा कोई एक जिला फोकस हुआ है तो वो आपको बेगूसराय है। यदि आप 6 मिलियन मैट्रिक टन से 9 मिलियन मैट्रिक टन की क्षमता का विस्तार होता है, और जनवरी के माह में मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूं कि पहले जो भी विस्तारीकरण का आया हो, लेकिन जनवरी के माह में यह तय हो गया कि ये पानीपत जाने वाला है, और इसकी जब सूचना मिली तो उसके बाद माननीय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी ने एफोर्ट किया और बोर्ड से पास करवाया। जनवरी माह में IOCL बोर्ड ने पास किया कि 13,000 करोड़ का विस्तारीकरण होगा। यदि HURL है और HURL 22 में नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन करेगा, जो BTPS दम तोड़ रहा था, 5 से 6 मेगावाट होता था, वो आज 150 मेगावाट पर खड़ा है। यदि गढ़हरा की बड़ी चर्चा होती थी कि हजारों एकड़ जमीन यूं पड़ा हुआ है, और वहां पर डीजल सेट से शुरू करके इलेक्ट्रिक सेट, चूंकि आने वाला दिन इलेक्ट्रिक इंजनों का है, तो इलेक्ट्रिक सेट यदि आ गया तो निश्चित रूप से हम मानते हैं कि विकास है। हम मानते हैं कि जो रेल पुल तो शुरू हो गया, लेकिन सड़क पुल शुरू नहीं हुआ, उसको बैठाकर मीटिंग किया गया, और मीटिंग के माध्यम से वहां पर यदि सड़क के दोनों तरफ के भरने का काम शुरू हुआ है, और जल्दी वो अस्तित्व में आ जाएगा, तो ये विकास है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता कि कुछ लोग बेगूसराय में गाड़ियों में नारियल भर भर के और पत्थर भर भर के जाकर शिलान्यास कर रहे हैं, उससे विकास नहीं होता। 2 तरह की सड़कें बन रही है। एक सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, और एक सड़क मुख्यमंत्री संपर्क सड़क योजना है। एक केंद्र की योजना है, एक राज्य की योजना है, और दोनों योजनाओं में आप नारियल फोड़ रहे हैं। किसे आप मूर्ख समझ रहे हैं? जनता समझदार है, जनता जानती है। ऐसे तमाम लोगों से जो विकास के नाम पर राजनीति करते हैं, शिलान्यास की राजनीति करते हैं, नारियल फोड़ने की राजनीति करते हैं, लेकिन उनका विकास से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है कि जब से गिरिराज जी आए हैं, विकास के बारे में एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। और मैं एक बात और भी इसको बढ़ाकर कहना चाहता हूं कि जब मैं सत्ता और विपक्ष को नहीं मानता, जहां जनता खड़ी रहती है, जहां जनता की पीड़ा खड़ी होती है, जहां जनता की आह सिसकन और पीड़ा होगी, वहां पर हम खड़े होंगे, वहां पर सांसद खड़े होंगे। इसीलिए आपको लगता है, कभी कभी आपको लगता होगा कि आप सत्ता में हैं कि सत्ता के विपक्ष में हैं, और कभी कभी गिरिराज जी का भी चेहरा लगता होगा कि ये सत्ता में खड़े हैं या सत्ता के विपक्ष खड़े हैं। हम जन सरोकार के साथ खड़े हैं, हम जनता के साथ खड़े हैं, उसकी पीड़ा के साथ खड़े हैं, हम सत्ता के साथ खड़े नहीं हैं। और यही कारण है कि बेगूसराय विकास के नए रास्ते पर चल रहा है। एक मजबूत इच्छा शक्ति का सांसद, केंद्र का मंत्री, और उसके साथ मैं भी सहयोगी के रूप में खड़ा हूं। इसलिए मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एक नए युग के रूप में बेगूसराय शुरुआत कर रहा है, जो विकास का है, जन सरोकार का है, संघर्ष का है, और साथ ही साथ मजबूत भारतीय जनता पार्टी के संगठन का भी है। लेकिन आप जिस सांसद के काम को गिना रहे हैं, नीमा चांदपुरा का रास्ता है, वो विधायक के समर्थक बोल रहे हैं विधायक बनवाया। मैं उसके नीमा चांदपुरा के बारे में बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता। आप जान लीजिए, नीमा चांदपुरा की सड़क REO की सड़क है, वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना नहीं है। और मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो विधायक कहना चाहते हैं उन्हीं के पार्टी के एक ठेकेदार थे जिन्होंने REO की सड़क बनाई और लूट कर चले गए। वो 8 वर्षों तक, 9 वर्षों तक उसी तरह से पड़ा रहा, और उसके बाद
वहाँ पर जब सांसद आए और उन्होंने नंदकिशोर यादव जी से बात की तो कहा गया कि इसको कन्वर्जन किया जाएगा, क्योंकि आरओ की सड़क को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत लिया नहीं जा सकता है। और तब विभागीय तकनीकी रूप से नंदकिशोर यादव जी ने आरओ की सड़क को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में आरडब्ल्यूडी को दिया और उसके बाद उसका टेंडर हुआ और उसके बाद टेंडर होने के बाद गिरिराज जी गए उसके शिलान्यास करने के लिए और ये बन के तैयार हो गया है। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है कि सड़क आरओ की उसका कन्वर्जन कराने में काम सांसद और नंदकिशोर यादव जी का, उसको बनाने में नंदकिशोर यादव का, उसके सारे टेक्निकल डिफिकल्टीज को हटाने का काम बिहार सरकार का, लेकिन नारियल फोड़ने का काम हमारे विधायक, मैं नाम लेना चाहता हूं, बड़े सम्मान के साथ लेना चाहता हूं, महिला हैं उनका। क्यों? क्योंकि लूटने का काम उनका है, नारियल फोड़ने का काम उनका है, विकास का काम किसी और का है। इसलिए हमारा साफ साफ कहना है कि नीमा चांदपुरा की सड़क आरओ से आरडब्ल्यूडी में कन्वर्जन करके विभागीय रूप से ही नहीं मंत्रिमंडलीय फैसला से होता है, क्योंकि एक रोड यदि किसी का है तो दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, उसको कन्वर्ट करके राशि देकर उसको बनाना और बिहार सरकार के द्वारा बनाना। और आप कह रहे हैं कि मैंने बनाया, किस तरह से बनाया, कैसे बनाया? आपने सवाल उठाए होंगे, सवाल तो बहुत लोग उठाते हैं, आप तो आपके पहले भी सवाल उठा रहे थे, लेकिन जिन लोगों ने चांदपुरा की सड़क को लूटा और 10 वर्षों तक उसको बदहाल रखा, वे कौन से लोग हैं? किस दल के लोग हैं जो ठेकेदारी कर रहे थे? और वो कौन सा चेहरा था? वो कांग्रेस पार्टी का चेहरा था। इसीलिए चांदपुरा की सड़क को बदहाल करने के लिए कांग्रेस जिम्मेवार है और उसके उद्धार करने के लिए एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार के कारण ही वो आज उसका उद्धार हुआ है और आज हजारों लोग उससे जुड़े हैं। आप बदहाली गिना रहे हैं। बेगूसराय विधानसभा में आपके आने से अगर आपको टिकट मिलता है, जनता एक्सेप्ट करती है, तो ये सारे चीज़ों का समाधान हो जाएगा जो भी समस्या है? पार्टी यदि हम पर विश्वास करती है और हम बेगूसराय में आते हैं तो बेगूसराय एक जाम शहर, एक तंग शहर, एक ऐसा शहर जहां पर लोग जी नहीं सकते हैं, उसको एक खुशहाल स्वरूप में एक टाउन मॉडल होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए। आज जल जमाव सबसे बड़ी समस्या है। आप जब घर बनाते हैं उसके लेवलिंग करवाते हैं अपने मिस्त्री से, और इस शहर का कोई लेवलिंग नहीं है, कहां जल निकलेगा? 58 करोड़ रुपया लूटकर इस शहर से ट्राइजेक कंपनी भाग गई और यही बुडको की कंपनी थी जिसको ट्राइजेक को दिया गया, कोई एफआईआर नहीं हुआ। इसीलिए हमारा साफ साफ कहना है कि जनता के मुद्दे को और जनता की राशि को लूटने वाले पर, चाहे वो अपना हो या पराया, उस पर नकेल कसने की आवश्यकता है। इसीलिए टाउन का एक प्लानिंग, एक सुंदर शहर और साथ ही साथ उसके जुड़े हुए जितने ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें किसानों की समस्या, सड़क की समस्या, इन सारे चीजों को लेकर बेगूसराय एक मॉडल के रूप में खड़ा होगा। बेगूसराय दिनकर की भूमि है, श्री कृष्ण सिंह की भूमि है, वो जन सरोकार की भूमि है, संघर्ष की भूमि है और उसकी रहनुमाई करने वाले लोग वैसे ही होनी चाहिए। और बेगूसराय विधानसभा के बारे में तो मैं स्पष्ट रूप से कहता कि बेगूसराय विधानसभा सिंह की सवारी है। सिंह पर आप चढ़ तो सकते हैं लेकिन उतरने के बाद वो आपको खा जाएगा। और यही स्थिति हुई। जिन जिन लोगों ने बेगूसराय की जनता के साथ खिलवाड़ किया है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है और सत्ता सुख के लिए विधायक बने हैं, वो सिंह पर चढ़ तो गए लेकिन जब चुनाव आएगा तो सिंह उसको खा जाएगा। इसलिए मेरा साफ साफ कहना है कि आने वाले दिनों में सिंह की सवारी करके जनता को 4 साल तक भेंट नहीं देने वाले और अंतिम 5 साल में मेरे पास उनकी योजनाओं का लिस्ट है, बेगूसराय के विधायिका का योजनाओं का लिस्ट है, मैं आपको दे सकता हूं और मुहैया करा सकता हूं। 4 वर्षों तक उनकी मात्र 35-36 योजनाओं का लिस्ट है और 150-200 योजनाओं का मात्र 100 साल में है, 100 ये क्या अंतिम वर्ष में है। तो क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों को ठगना चाहते हैं? आप यदि विकास करना चाहते हैं तो आपकी योजनाओं के सतत हर एक वर्ष में ऐसा होना चाहिए था। आप अंतिम वर्ष में लोगों को ठगने, सिलापट दिखाने और नारियल फोड़ने का काम कर रहे हैं। जनता ये समझती है। इसीलिए सिंह की सवारी तो आपने 5 साल कर ली, लेकिन अब उतरने का वक्त है और उतरने के वक्त सिंह क्या करता है मैं पहले ही कह चुका हूं। मेरा अंतिम सवाल रहेगा कि हमने आपको कोरोना काल में लोगों की सेवा करते हुए देखा है, जनता के बीच जाते हुए देखा है, पार्टी इस बात को एक्सेप्ट करेगी? पार्टी के नॉलेज में है कि कौन कहां खड़ा था। कोरोना में यदि कोटा से छात्र आ रहे थे
और वहां डीएमएसपी खड़े थे, तो एक व्यक्ति खड़ा था जिसका नाम अमरेंद्र कुमार अमर था। किन बसों में कौन छात्र कहां जा रहे हैं? पहली ट्रेन आई तो वहां अमरेंद्र कुमार अमर खड़ा था। कोरोना में जब लोग घर से नहीं निकलते थे तो जितना संसाधन बन पड़ा, चाहे वो अपना संसाधन हुआ, वो या कॉर्पोरेट सेक्टरों का सहयोग लेकर हुआ, या केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी के सहयोग से हुआ, उनको मैंने घर घर तक पहुंचाने का काम किया। यदि सेवा में हम हैं, कोरोना कालखंड में हम हैं, जनता के बीच हम हैं, हत्या के बाद सबसे पहले पहुंचने वाले हम हैं, आंसू पोंछने वाले हम हैं, सरोकार में हम हैं, जल जमाव में हम हैं, तो ऐसे चेहरे को ही भारतीय जनता पार्टी, ऐसे चेहरे पर ही दांव लगाएगी। और भारतीय जनता पार्टी संगठन को सब चीज पता है कि कौन कहां खड़ा है, किसने क्या किया, किसने संगठन में समर्पण किया और कौन सत्ता के लिए घूम रहे हैं। इसलिए मेरा सब स्पष्ट रूप से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी वैसे ही कार्यकर्ता पर विचार करेगी जो संघर्ष की उपज है और जो जनता के बीच खड़ा रहता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।